Hello everyone and welcome back once again in the session of statistics. हमने अपनी लास्ट कुछ सेशंस में सेंसस मेथड और सैंपल मेथड यानी कि जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि क्या होती है, इनके क्या सूटेबिलिटी है, क्या इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आज हम जो ये सेशन कवर करेंगे इसमें हम सैम्पलिंग टेक्निक के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, मतलब प्रतिदर्श की कौन सी विधियां हैं, इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सैंपल, जिसमें से पहला नाम है रैंडम सैम्पलिंग का, फिर पर्पसिव सैम्पलिंग है, देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। मतलब हमारे पास ये कुछ तकनीक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है यादृच्छिक, स्वविचार, स्तरित, व्यवस्थित, कोटा और सुविधा अनुसार। आज हम पहली 3 मेथड्स जो हमारे पास हैं यानी कि रैंडम सैम्पलिंग वाला, पर्पसिव सैम्पलिंग वाला और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वाला, ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो ये रैंडम सैम्पलिंग होती है यानी कि जिसे यादृच्छिक प्रतिदर्श कहा जाता है, इट इज दैट मेथड इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। मतलब वो विधि जिसमें यूनिवर्स में से, मतलब समग्र में से हर एक आइटम को, प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श के रूप में, मतलब एज अ सैंपल सिलेक्ट होने का, चुने जाने का समान अवसर हो, मतलब इक्वल चांस हो, बराबर का अधिकार हो कि किसी को भी एज अ सैंपल सिलेक्ट किया जा सकता है रैंडमली, तो हम उसे रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड में जो बहुत बढ़िया तरीके से जहां पर इसे इस्तेमाल किया जाता है या रैंडम सैम्पलिंग के तौर पर जिसे इस्तेमाल किया जाता है वो है लॉटरी मेथड। देखो, लॉटरी निकलती है तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि लाइक स्लिप्स बनाकर एक बड़े से बाउल में डाल दी जाती हैं और रैंडमली कुछ भी स्लिप्स जितने भी हमें चाहिए फॉर अ सैंपल, लाइक अगर हमें 10 चाहिए तो हम 10 स्लिप्स बाहर निकाल लेते हैं, या हम अगर 20 चाहिए तो हम 20 सैंपल्स, 20 पर्चियां जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये मेथड, ये लॉटरी सिस्टम वाला मेथड जो है वो कौन सी टेक्निक पर बेस्ड है सैंपलिंग की, वो रैंडम सैंपलिंग पर बेस्ड है। ठीक है, इसी में कुछ और भी मेथड्स होते हैं जैसे जिसमें टेबल्स का यूज किया जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट्स हैं जिन्होंने नंबर्स की मदद से कुछ डिफरेंट टेबल्स तैयार किए हैं, जैसे एंटी लॉग, लॉग टेबल्स, ये होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। जो एक टेबल बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है प्रोफेसर तिब्बत के द्वारा दिया हुआ तिब्बत्स टेबल। देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार फोन कॉल्स के जरिए आप मैसेज कर कर हमें आंसर भेजिए और हम जो भी विजेता होगा, मतलब जो भी लकी विजेता होगा उसे ये इनाम मिलेगा। तो वो लकी विजेता कौन से आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं? वो रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर ही सिलेक्ट किए जाते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के अंडर जो वेरियस रैंडम टेबल्स यूज किए जाते हैं वो उन टेबल्स के आधार पर ही विनर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रैंडम सैम्पलिंग के बारे में आपको नॉलेज हो गई कि जिसमें किसी को भी, प्रत्येक इकाई को या सभी को यूनिवर्स में जो डिफरेंट मदे हैं उन्हें सभी को इक्वल चांस है कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकती हैं, उन्हें चुना जा सकता है, किसी के साथ भी किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं की जा रही है। तो उस मेथड को रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। अब देखो, इसकी सूटेबिलिटी, इसकी उपयुक्तता, ये मेथड वहां पर यूज किया जा सकता है जहां पर जो यूनिवर्स की वेरियस आइटम्स हैं यानी कि जो समग्र की इकाइयां हैं वो कौन सी हैं? होमोजीनियस हैं, समग्र हैं, समरूप हैं, एक जैसी हैं। अब एक जैसी हैं तभी सभी को इक्वल चांस मिल सकता है ना कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसे रैंडम सैम्पलिंग मेथड बोला जाएगा। जहां पर होमोजीनियस आइटम्स हो वहां पर रैंडम सैम्पलिंग यूज की जा सकती है। अगर मैं इसके मेरिट्स की बात करूं, गुणों की बात करूं, तो देखो, पहला मेरिट मैंने अभी अभी आपको बताया है कि बायसनेस नहीं होगी। तो जब सभी को इक्वल चांस मिल रहा है, फेयर पॉलिसी फॉलो की जा रही है, तो इसका मतलब कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, पक्षपात की संभावना कम है।
फिर से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया कि सभी आइटम्स को इक्वल चांस मिल रहा है, समान अवसर मिल रहा है। और ये मेथड बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, आसान है, सरल है। इसे यूज करने के लिए कोई हमें हार्ड एंड फास्ट रूल का यूज नहीं करना पड़ता है। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो देखो, अगर हम सैंपल साइज छोटा सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो सैंपल साइज पूरे यूनिवर्स के रिजल्ट को रिप्रेजेंट ना करे, प्रतिनिधित्व ना करे, जो हमने बेसिक सैंपल मेथड के डीमेरिट्स में भी पढ़ा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी वो डीमेरिट लागू हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए, इट माइट बी पॉसिबल दैट some of the important items are not selected if we have selected the samples randomly। क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट करना था ताकि ये जज किया जा सके कि जो क्लास है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। अगर हम रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करो हमने ये कहा कि अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 10-10 के गैप से स्टार्टिंग फ्रॉम 4 कोई भी 4 स्टूडेंट्स आ जाए। तो मैंने पहले रोल नंबर 4 सिलेक्ट कर लिया, फिर 10 का गैप आया तो मैंने रोल नंबर 14 सिलेक्ट कर लिया, फिर 10 का गैप डालकर मैंने 24 सिलेक्ट कर लिया, फिर 10 का गैप डालकर मैंने 34 सिलेक्ट कर लिया। ये टेबल्स के आधार वाला ही हो जाता है एक तरीके से, जो टिप्पत टेबल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। तो यहाँ पर मैंने किन किन को सिलेक्ट किया, मैंने 4, 14, 24 और 34 ये 4 बच्चे सिलेक्ट किए। हो सकता है कि जो 35 रोल नंबर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसे जरूर शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक यूज की मैंने तो वो इम्पोर्टेंट आइटम सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो ये इसका एक डीमेरिट बन जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट फर्दर कौन से मेथड्स और हमें बता रखे हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। देखो, पर्पस है, हमारा कोई उद्देश्य है, हमारे दिमाग में कुछ विचार चल रहा है और उस विचार के आधार पर हम सैंपल यानी कि प्रतिदर्श सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इट इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर यानी कि अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन, अब उसकी राय आ गई, उसका मत आ गया, आर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब इसमें कोई टेक्निक नहीं, इसमें खुद की चॉइस अप्लाई हो रही है। तो देखो, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई इन्वेस्टिगेटर जो अनुसंधान करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिदर्श को सिलेक्ट कर रहा है कि जिसे उसे एज अ सैंपल सिलेक्ट करना है, उसे वो एज अ सैंपल बीच में शामिल अपनी स्टडी में कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी सूटेबिलिटी की बात करूं, व्हेन सम और सर्टेन आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द स्टडी एज अ सैंपल, मतलब इस मेथड का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर कुछ ऐसी मदें हों जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें स्टडी में शामिल किया जाना बहुत जरूरी है, एज अ सैंपल इंक्लूड करना। तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो पर्पसिव या जिसे हम डेलिब्रेट या जजमेंटल सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लो हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या हम रिलायंस को, क्या हम जियो को छोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली ये नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम वहां पर रैंडम सैम्पलिंग की बजाय जो पर्पसिव सैम्पलिंग है हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं वो स्किप ना हो जाएं। अब अगर हम मेरिट की बात करें तो देखो, फिर से ये इजी है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि अपनी मर्जी से हमने सिलेक्शन करनी है तो कोई एक तरीके से मुझे कोई टेबल का यूज करने की जरूरत नहीं है, और इकोनॉमिकल भी है क्योंकि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कम मेहनत करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटर को, क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है, अपने विचार अपने मन में सोचा हुआ है कि उसने किसे सिलेक्ट करना है और किसे नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही आसान मेथड है। फिर दूसरा, बिल्कुल उसी तरीके से वो इम्पोर्टेंट आइटम को ध्यान में रखते हुए बन जाता है कि ये यूनिवर्स में प्रेजेंट, मतलब समग्र में सम्मिलित जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उन पर विशेष ध्यान देती है। अगर हम डीमेरिट की बात करें तो देखो, सबसे पहला
ये पक्षपाती तो है ही है, क्योंकि अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी चॉइस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये टोटली ही एक बायस्ड या पक्षपाती मेथड हो सकता है। लेस एक्यूरेट हो सकता है कि इसमें शुद्धता की कम संभावना हो, क्योंकि अपनी मर्जी से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें शुद्धता की कमी आ सकती है कि हो सकता है जो हमें सही लगता हो हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें दूसरी जो आइटम्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाना चाहिए था, ताकि हम ट्रू एंड फेयर पोजीशन बता सकें कि क्या जो हमारी रिसर्च है उसका सही रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब हमारे पास आज का हमारा थर्ड मेथड है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग, यानी कि स्तरीय या मिश्रित प्रतिदर्श। अब इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। इस मेथड में हम हमारे यूनिवर्स को, हम हमारी पॉपुलेशन को वेरियस स्ट्रेटाज में यानी कि सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, मतलब किसी आधार पर ही डिवाइड किया जाता है, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, जैसे एज हो गया, जैसे इनकम हो गई, जैसे जेंडर हो गया। इस तरीके से हम डिवीजन कर देते हैं, और डिवीजन करने के बाद जो सब सैंपल्स आते हैं हमारे पास, मतलब जो हमारे पास सब ग्रुप्स यानी कि स्ट्रैटाज आते हैं, उनमें से हम रैंडमली, अब देखो यहां पर आपको हिंट मिल रहा है कि फिर स्ट्रैटाज में रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सब सैंपल्स यानी कि हर ग्रुप में से, हर स्ट्रैटा में से सैंपल्स सिलेक्ट किए जा रहे हैं। इसे मैं पहले एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाऊंगी। जैसे मान लो हम किसी क्लास में कि एजुकेशनल लेवल किस तरह से चल रहा है, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं, हम टोटल स्टूडेंट्स को गर्ल्स और बॉयज ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवीजन होगी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि गर्ल्स कितनी है कंपैरेटिवली बॉयज के, या बॉयज कितने हैं इन कंपैरिजन टू दी गर्ल्स जो स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं फर्दर और डिवाइड कर दूं अपने डेटा को, जिसमें मैं ये कह दूं कि कितनी गर्ल्स हैं जो विलेज से आती हैं पढ़ने के लिए, और कितनी गर्ल्स हैं जो एक टाउन या सिटी से पढ़ने आती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम बॉयज की साइड से भी कैटेगराइजेशन कर देंगे ये। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से जो हमारी सैम्पलिंग है, जो हमारी ये पॉपुलेशन है, वो डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट स्ट्रैटाज में बट जाएगी। फिर उसके बाद हम हर ग्रुप पर रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक लगाकर एक या दो या जितनी हमारी स्टडी है, जैसी हमारी स्टडी है उसके बेसिस पर हम सब सैंपल्स सिलेक्ट कर फिर हम हमारी रिसर्च करेंगे। तो इस विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है, और फिर प्रत्येक भाग से रैंडम सैम्पलिंग की विधि द्वारा, जो हमने आर्देशिक विधि की पढ़ी थी अभी, उस विधि के द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हो, ठीक है, जो उस सब सैंपल को रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो ये कहाँ पर सूटेबल रहेगी, ये पर्टिकुलर रिसर्च का जो मेथड है हमारा वो कहाँ पर सूटेबल रहेगा? जब रिसर्चर वांट्स टू गिव स्पेशल एम्फेसिस टू सम ऑफ दी सब ग्रुप्स, जब हम सब ग्रुप्स को कुछ स्पेशल एम्फेसिस देना चाहते हैं, जब हम जानना चाहते हैं कि गर्ल्स कितनी हैं जो स्टडी कर रही हैं या बॉयज कितने हैं जो स्टडी कर रहे हैं, कि क्या लड़कों के मुकाबले लड़कियां जो हैं वो बेहतर पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं, या क्या सिटी के मुकाबले विलेज की गर्ल्स भी आउट परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो जब हम अपने सब ग्रुप्स को स्पेशल एम्फेसिस देना चाहते हैं, विशेष ध्यान देना चाहते हैं अपने विभिन्न भागों को, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन रिसर्चर वांट्स टू स्टडी दी इंटर रिलेशनशिप, देखो ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुकी हूँ कि जब हम गर्ल्स बॉयज या सिटी और विलेज इस तरह का कंपैरिजन करना चाहते हैं अपने 2 या 2 से ज्यादा सब ग्रुप्स के बीच में, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम मेरिट की बात करें तो देखो सैंपल्स आर मोर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमने हर एक सब ग्रुप के लिए
एक अलग सैंपल जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो सिलेक्ट किया हुआ होता है। तो इसलिए हमारी ओवरऑल स्टडी के लिए जो हम सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं वो ज्यादा प्रतिनिधि माने जाते हैं, ज्यादा प्रतिनिधित्व उनमें माना जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, फिर से वही कंपैरिजन पॉसिबल वाला पॉइंट आपको बता दिया जो मेरिट में कवर होगा। अब देखेंगे कि इस मेथड के डीमेरिट्स कौन से हैं। देखो, सबसे पहला डीमेरिट यानी कि अवगुण है लिमिटेड स्कोप, इसका क्षेत्र सीमित है। ये तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब हमें हमारी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। जब मुझे पता ही नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना तो चलो पता चल जाएगा कि गर्ल्स कितने हैं क्लास में और बॉयज कितने हैं। जब मुझे ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर पता ही नहीं चलेगी कि कितने हैं जो सिटी से आ रहे हैं और कितने हैं जो टाउन से आ रहे हैं, या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस रिसर्च के बारे में, उस पॉपुलेशन के बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ज्ञात ही नहीं होगी तो हम सब कैटेगरीज कैसे बनाएंगे। तो इसलिए डिवीजन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी डीमेरिट की। इट कैन बी अप्लाइड और यूज्ड व्हेन एरिया अंडर स्टडी और पॉपुलेशन इज स्मॉल। सॉरी, इट कैन नॉट बी अप्लाइड जहां पर एरिया अंडर स्टडी छोटा हो, जो एरिया, जो पॉपुलेशन, जो स्टडी पहले से ही छोटी है, क्षेत्र सीमित है, तो हम उसमें और सब कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, तो उसे और ज्यादा स्मॉल कैसे बनाएंगे जो पहले से ही आकार में छोटा है। तो इसलिए इसे छोटे आकार वाली जनसंख्या को अधिक भागों में बांटना कठिन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट मेथड, सॉरी डीमेरिट बन जाता है इस मेथड का, एनालिसिस इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखो, इसमें हमने क्योंकि सब कैटेगरीज बनानी है तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज्यादा जटिल होती चली जाएगी। हमारा जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता चला जाएगा। तो हो सकता है कि उसे समझने में हमें कंफ्यूजन आए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जितना मेरा आज का सेशन था, जिसमें मैंने 3 मेथड्स आपको सैम्पलिंग के कवर करवाए हैं आज, तो वो तीनों के तीनों मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। काइंडली डू दी ऑनर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, कीप वॉचिंग, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।